हेलो बच्चों, स्वागत है आपका दीवाने नीट एंड जेई यूट्यूब चैनल में। मैं प्रांशु अग्रवाल। और जैसे कि आप लोगों को पता है कि हमने अपने यूट्यूब चैनल पर एचसी वर्मा सर की बुक की सीरीज स्टार्ट की हुई है, जिसमें हम चैप्टर नंबर 1 कंप्लीटली कवर कर चुके हैं। चैप्टर नंबर 2 की एक्सरसाइज कंप्लीटली आपके साथ डिस्कस कर चुका हूं मैं। और आज हम डिस्कस करने वाले ऑब्जेक्टिव फर्स्ट, और कल की वीडियो में हम आपके साथ डिस्कस करेंगे ऑब्जेक्टिव सेकेंड। फिर ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा आपका। तो चलिए टाइम को वेस्ट ना करते हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं। ऑब्जेक्टिव फर्स्ट का पहला क्वेश्चन है हमारे सामने, बोर्ड पर आपको दिखा होगा। क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है कि अ वेक्टर इज नॉट चेंज, कोई वेक्टर चेंज नहीं होगा इफ, अगर क्या कर दें हम, इट इज रोटेटेड थ्रू एन आर्बिट्ररी एंगल। अगर किसी वेक्टर को हम किसी आर्बिट्ररी माने किसी भी मन से माना हुआ कोई एंगल, उसके थ्रू अगर रोटेट करा दें तो क्या वेक्टर चेंज नहीं होगा? चलिए समझ लेते हैं, चेक कर लेते हैं। सपोज कीजिए ए के वेक्टर है, अभी एक वेक्टर है ए, अभी इसकी डायरेक्शन क्या है? तो ये जो एरो हेड है ये डायरेक्शन दिखाता है वेक्टर के। अगर एरो हेड है तो मैं इस डायरेक्शन को कह सकता हूं कि ये ईस्ट डायरेक्शन होती है ना। अब अगर मैं इस वेक्टर को किसी एंगल थीटा से रोटेट करा दूं तो ये वेक्टर यहां आ जाएगा ना, इस तरीके से रोटेट करा देंगे तो अब वेक्टर तो ए ही है, लेकिन ये जो डायरेक्शन है ईस्ट डायरेक्शन तो नहीं है, ये क्या है, नॉर्थ ईस्ट कह सकते हो आप इसको, है ना, नॉर्थ और ईस्ट के बीच की डायरेक्शन। समझ रहे हो? तो अब क्या हुआ, वेक्टर तो एज इट इज रहा, यानी कि मैग्नीट्यूड तो सेम रहा। अगर लेंथ सेम है, बस इसको रोटेट करा दिया तो मैग्नीट्यूड तो वेक्टर का सेम है, लेकिन यहाँ पर डायरेक्शन क्या है, ईस्ट, यहाँ पर डायरेक्शन क्या है, नॉर्थ ईस्ट। वेक्टर की डायरेक्शन चेंज हो गई। और वेक्टर क्वांटिटी या वेक्टर की अगर डायरेक्शन चेंज हो जाती है, मैग्नीट्यूड चाहे सेम रहे, तब भी हम कहते हैं कि वेक्टर चेंज हो गया। सही है? तो यहाँ पर पहले केस में वेक्टर चेंज हो जाएगा, हमसे क्या है, किसमें चेंज नहीं होगा। इसका मतलब पहला ऑप्शन गलत है। चलिए अब दूसरा ऑप्शन देख लेते हैं, चेक कर लेते हैं क्या कहे, इट इज मल्टीप्लाइड बाई एन आर्बिट्ररी स्केलर। अगर किसी वेक्टर की मल्टीप्लाई हम किसी आर्बिट्ररी स्केलर माने अपने मन से माना हुआ, स्केलर माने कोई नंबर, उससे मल्टीप्लाई कर दें। तो सपोज कीजिए अगर आपने वेक्टर का बेसिक पढ़ा है या इस चैप्टर को पूरी तरीके से एक्सरसाइज कवर किया है आपने, तो मैंने आपको बताया था कि अगर ये ए वेक्टर है और इसकी अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं, मान लीजिए 2a वेक्टर से, तो ये लेंथ जस्ट डबल हो जाती है। ठीक है, जस्ट डबल हो जाएगी। डबल हो गई, इसका मतलब मैग्नीट्यूड डबल हो गया, है ना, मैग्नीट्यूड क्या हुआ, डबल हो गया। इसका मतलब अब अगर हम किसी वेक्टर की मल्टीप्लाई स्केलर से करवा दें तो डायरेक्शन तो सेम रहती है। अच्छा एक चीज और, अगर वो भी पॉजिटिव स्केलर से कराएंगे तो डायरेक्शन सेम रहेगी, अगर नेगेटिव स्केलर से करा दिया तो डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगी। समझे? तो अब क्या करना है, अगर किसी भी वेक्टर की मल्टीप्लाई आप स्केलर से करा देते हो, तो अगर वो स्केलर पॉजिटिव है तब तो डायरेक्शन सेम रहेगी, लेकिन मैग्नीट्यूड चेंज हो जाएगा। अगर आपने 2 से मल्टीप्लाई कराया तो डबल हो जाएगा, 3 से क्या आया, मैग्नीट्यूड ट्रिपल हो जाएगा। जितने नंबर से आप मल्टीप्लाई करोगे मैग्नीट्यूड उतने ही टाइम्स चेंज होता रहेगा। और साथ ही अगर आपने किसी नेगेटिव स्केलर से मल्टीप्लाई करा दिया तो डायरेक्शन भी अपोजिट हो जाएगी। इसका मतलब अगर हम स्केलर से मल्टीप्लाई करा रहे हैं तो मैग्नीट्यूड तो चेंज हो ही रहा है, साथ में डायरेक्शन भी चेंज हो सकती है, तो इसका मतलब वेक्टर दोबारा से चेंज हो जाएगा। ये ऑप्शन भी गलत। थर्ड ऑप्शन में कहा जा रहा है कि इट इज क्रॉस मल्टीप्लाइड बाय अ यूनिट वेक्टर। अगर किसी वेक्टर की मल्टीप्लाई किसी यूनिट वेक्टर से करा दें, यूनिट वेक्टर क्या होता है, ऐसा वेक्टर जिसका खुद का मैग्नीट्यूड 1 होता है। सही है? तो देखो बेसिकली मल्टीप्लाई कराने से, यूनिट वेक्टर के मल्टीप्लाई कराने से कोई खास मैग्नीट्यूड में फर्क नहीं पड़ेगा, है ना, क्योंकि जिससे हम मल्टीप्लाई कराएं उसका खुद का मैग्नीट्यूड क्या है, 1 है, और 1 से मल्टीप्लाई कराने पर मैग्नीट्यूड पर कोई फर्क नहीं आएगा। लेकिन यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि अगर ये ए वेक्टर है और इसकी मल्टीप्लाई अगर मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई अगर मैंने किसी भी यूनिट वेक्टर से करा दी, यूनिट वेक्टर मान लो आई कैप से ही करा दी, है ना, तो अब जो रिजल्टेंट क्वांटिटी मिलती है, मान लीजिए ये बी वेक्टर मिलेगा, ये जो रिजल्टेंट क्वांटिटी होती है क्रॉस प्रोडक्ट की, वो ए और बी, ए और दूसरे वाले वेक्टर, यानी कि इन दोनों के परपेंडिकुलर होती है। इसका मतलब बी जो है अब ए के परपेंडिकुलर होगा और दूसरे वाले के भी परपेंडिकुलर होगा। सही है? मतलब अब क्या होगा,
ए क्रॉस आई या किसी भी वेक्टर की जब क्रॉस मल्टीप्लाई कराते हैं किसी दूसरे वेक्टर्स के साथ, तो जो रिजल्ट मिलता है वो परपेंडिकुलर होता है। इसका मतलब दोबारा से डायरेक्शन चेंज हो गई। अब जो क्रॉस मल्टीप्लाई करके मिलेगा हमें, उस वेक्टर की डायरेक्शन कैसी होगी, पहले वाले वेक्टर के परपेंडिकुलर होगी। और अगर परपेंडिकुलर है तो डायरेक्शन चेंज हो गई, और डायरेक्शन चेंज हो गई तो वेक्टर चेंज हो गया अगेन। सही है, तो आंसर तो पता लग गया होगा। स्टार्टिंग के 3 गलत हो गए तो कौन सा बचा, 4th ही बचा, है ना। लेकिन समझ इसको भी देते हैं कि एक्चुअल में 4th आंसर क्यों होगा। 4th वाले में कहा जा रहा है कि इट इज स्लाइड पैरेलल टू इटसेल्फ। किसी भी वेक्टर को अगर हम स्लाइड करा दें इसके खुद के पैरेलल, खुद के पैरेलल कैसे, जैसे सपोज कीजिए ए के ए वेक्टर है, तो एरो हेड जो है इसके डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है, और ये जो लेंथ है ये लेंथ इसके मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करती है। अब एक ऐसा ही वेक्टर सेम इसी डायरेक्शन में मैं यहां पर ड्रॉ कर दूं, है ना। जिन बच्चों ने पैरेललोग्राम्स ऑफ वेक्टर एडिशन अच्छे से पढ़ा है उसको पता होगा कि हम इस तरीके से वेक्टर को रीड्रॉ कर सकते हैं अगर डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड सेम रहे तो। सही है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ए वेक्टर को मैंने यहां से यहां तक स्लाइड करवा दिया इसके खुद के पैरेलल, तो वेक्टर चेंज नहीं होता है। तो आप वेक्टर को रीड्रॉ कर सकते हैं अगर आपने वेक्टर की डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड को चेंज नहीं किया है। इसका मतलब कह सकते हैं कि इसको स्लाइड भी करवाया जा सकता है ना, इसको यहां से उठा के यहां भी रखा जा सकता है। क्लियर, तो कौन सा ऑप्शन सही हुआ, डी ऑप्शन। तो स्लाइड कराने पर वेक्टर चेंज नहीं होता है, ना ही उसकी मैग्नीट्यूड चेंज होता है और ना ही उसकी डायरेक्शन चेंज होती है। जल्दी से देखिए, चारों ऑप्शन नोट डाउन कर लीजिए अपने पास, और अगर किसी भी ऑप्शन में कोई डाउट है तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। सेट्स गिवन बिलो may represent the magnitudes of 3 vectors adding to 0। ये 4 ऑप्शंस हमें दिए गए हैं, 4 में से बताइए कौन से वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड ऐसा है जिनको ऐड करके 0 आ सकता है। तो सबसे पहले तो समझ लेते हैं कि 2 वेक्टर या 3 वेक्टर्स का एडिशन 0 कब आता है। देखो, 2 वेक्टर अगर हमारे पास होते हैं तो 2 वेक्टर्स का एडिशन या एडिशन 0 तब आ सकता है जब दोनों वेक्टर एक दूसरे के मैग्नीट्यूड वाइज इक्वल हो और डायरेक्शन वाइज अपोजिट हो, तो दोनों को ऐड करके क्या मिल जाएगा, हमें 0 मिल जाएगा। सबसे सिंपल कंडीशन ये होती है 2 वेक्टर की। बाकी किसी और कंडीशन में 2 वेक्टर का सम कभी 0 आ ही नहीं सकता। ठीक है, तो क्या याद रखना है, अगर 2 वेक्टर्स हैं और उनका सम अगर 0 लाना है तो उनके मैग्नीट्यूड इक्वल होने चाहिए और उनकी डायरेक्शन अपोजिट होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पर जो ऑप्शंस दिए गए हैं वो 3 वेक्टर्स की फॉर्म में दिए गए हैं, तो 3 वेक्टर्स में एडिशन 0 कब हो सकता है। देखो, 3 वेक्टर्स में एडिशन 0 तब हो सकता है, पहली कंडीशन तो ये हो सकता है कि पहला वेक्टर और कोई एक दूसरा वेक्टर, मान लीजिए बी वेक्टर, का सम किसी थर्ड वेक्टर के इक्वल हो और अपोजिट हो, तो एडिशन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यानी कि 2 वेक्टर्स का सम करके तीसरे वाले के इक्वल आ जाए और डायरेक्शन वाइज अपोजिट आ जाए। या ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि अगर एक वेक्टर ऐसे है ए और बी वेक्टर इस तरीके से है, तो सी वेक्टर इसके अपोजिट डायरेक्शन में जो होगा, अब अगर इन तीनों को सम करें, मतलब लौट करके वेक्टर्स अगर वही आ जाता है, तो a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू क्या मिलता है, हमें 0 मिलता है। ठीक है, तो एक कंडीशन ये बन सकती है। इसका मतलब कि 3 वेक्टर्स का सम 0 करने के लिए या तो 2 वेक्टर्स का सम थर्ड वाले के इक्वल आ जाए, या एक ट्रायंगल फॉर्म हो रहा हो। और ट्रायंगल फॉर्म होने की कंडीशन क्या है कि 2 साइड्स का सम थर्ड वाली साइड से हमेशा बड़ा आएगा, ये कंडीशन होती है। ठीक है, तो अब इन ऑप्शंस में चेक कर लेते हैं इनमें से कौन सी कंडीशन मैच कर रही है। जैसे फर्स्ट ऑप्शन की बात करूं, 2 4 8, यहाँ पर 2 सबसे छोटी साइड का सम करें तो 2, 4 कितना हो जाएगा, 6। 6 जो है 8 से छोटा है, यानी कि 2 साइड्स का सम थर्ड वाली साइड से छोटा है, तो ना तो ये इक्वल है और ना ही बड़ा है, मतलब ये कंडीशन भी नहीं बनेगी और ट्रायंगल भी नहीं बनेगा। ट्रायंगल बनने के लिए 2 साइड का सम थर्ड वाली से बड़ा होना चाहिए, यहाँ पर 2 साइड का सम थर्ड वाली से छोटा आ रहा है, नहीं होगा। दूसरा 4 8 12 जो कि 16 से छोटा है, मतलब अभी भी 2 साइड का सम थर्ड वाली से छोटा है। सी 1 1 2 और 2 इक्वल आ गया, है ना, तो 2 साइड का सम थर्ड वाली के इक्वल आ गया, यानी कि ये वाली कंडीशन मैच कर गई, तो सी ऑप्शन सही होगा। डी चेक कर लेते हैं, 0.5 और 1.5 जो कि 2 से छोटा है, यानी कि फिर से ना तो ट्रायंगल बन रहा है और ना ही ये वाली कंडीशन
सेटिस्फाई हो रही है। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही हुआ? ऑप्शन नंबर सी। इस तरीके का कोई क्वेश्चन आएगा तो इस तरीके से आप अटेंड कर सकते हैं, है ना। 2 वेक्टर्स के लिए भी बता दिया और 3 वेक्टर्स के लिए भी बता दिया मैंने। जल्दी से देख लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए, फिर क्वेश्चन नंबर 3 पर मूव करेंगे। सो अब क्वेश्चन नंबर 3 की अगर बात करें तो क्वेश्चन नंबर 3 में 2 वेक्टर्स दिए गए हमें, ए वेक्टर और बी वेक्टर, और कहा जा रहा है ए वेक्टर ने रिजल्टेंट के साथ अल्फा एंगल बनाया और बी वेक्टर ने खुद के रिजल्टेंट के साथ बीटा एंगल बनाया है। अब बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो चलिए समझ लेते हैं। पहले सबसे पहली बात तो ये है कि जिस वेक्टर का मैग्नीट्यूड ज्यादा होता है, जिस वेक्टर का मैग्नीट्यूड ज्यादा होता है, रिजल्टेंट उसी की तरफ शिफ्ट हो जाता है। तो अगर सीधी सी बात है, अगर बी ज्यादा होगा ए से, मतलब बी का मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा ए से, तो रिजल्टेंट बी की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, मतलब बीटा छोटा रहेगा अल्फा से। या इसका उल्टा भी सही है कि अगर ए का मैग्नीट्यूड ज्यादा है तो अल्फा छोटा हो जाएगा, जिसका मैग्नीट्यूड ज्यादा उसका एंगल छोटा। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? जिसका मैग्नीट्यूड ज्यादा उसका ऑप्शन उसका एंगल छोटा। तो ए ज्यादा है बी से तो अल्फा छोटा होगा बीटा से। थर्ड ऑप्शन सही है, क्योंकि ये तो हमेशा तो कोई कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगी, ये डिपेंड करेगा ए और बी के मैग्नीट्यूड पर। तो पहला ऑप्शन गलत। दूसरे ऑप्शन में क्या है, ए छोटा है अगर बी से तो अल्फा भी छोटा होगा बीटा से, गलत, उल्टा होता है। ठीक है, जो छोटा होता है उसका एंगल बड़ा माना जाता है। फोर्थ ऑप्शन भी गलत होगा, अगर ए और बी इक्वल है तो अल्फा और बीटा भी इक्वल होने चाहिए। तो कौन सा ऑप्शन सही हुआ अपना? थर्ड ऑप्शन सही है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 भी मुझे लगता है आपको समझ आ गया होगा, इसके पीछे का क्या रीजन था वो भी आपको। अब अगर मैं क्वेश्चन नंबर 4 की बात करूं, क्वेश्चन नंबर 4 में कहा जा रहा है कि एक वेक्टर है, द कंपोनेंट ऑफ अ वेक्टर इज, किसी भी वेक्टर का जो कंपोनेंट है उसके बारे में 4 बातें बताई गई हैं, 4 में से कोई एक सही होगी, हमें देखना है कौन सी सही है। चलिए सबसे पहले समझ लेते हैं कि कंपोनेंट क्या होता है। तो जैसे मान लीजिए ए के वेक्टर है ए, ठीक है, ए वेक्टर है तो ए वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होगा उसको हम ए मान सकते हैं, सिंपली ऐसे ही मान लेते हैं। ठीक है, अब मान लिया मैंने कि ए वेक्टर ने एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बनाया है, सपोज कर लीजिए थीटा एंगल बनाया है। तो अब इस वेक्टर को हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं जिनको कंपोनेंट्स कहते हैं। ठीक है, होगा क्या, हमें अगर किसी भी वेक्टर का कंपोनेंट करना है तो हमें उस वेक्टर का किसी एक एक्सिस या उस प्लेन के या उस लाइन के साथ एंगल पता होना चाहिए जिसके अलोंग हम कंपोनेंट करना चाहते हैं। जैसे मैं यहाँ पर इस ए वेक्टर का कंपोनेंट करना चाहता हूँ एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के अलोंग। ठीक है, जनरली हम एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के अलोंग ही करते हैं। तो यहाँ मुझे ए वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड पता है ना, ए वेक्टर का जो एंगल पता है वो एक्स एक्सिस के साथ पता है। जिस एक्सिस के साथ हमें एंगल पता होता है उस एक्सिस पर कंपोनेंट आता है ए कोस थीटा, है ना, मैक्सिमम बच्चों को पता होगा। और इसके परपेंडिकुलर जो एक्सिस होती है यानी कि वाई एक्सिस, उस पर आता है जो दूसरी एक्सिस है, थीटा से दूसरी वाली एक्सिस जो होगी वहां आएगा ए साइन थीटा। ठीक है, कई बार क्या होता है, पता लगा कि हमें एंगल इसके साथ दे रखा है थीटा, तो यहाँ आ जाएगा ए कोस थीटा, यहाँ आ जाएगा ए साइन थीटा। वो तो सीधी सी बात है, जिस एक्सिस के साथ थीटा दिया होगा वहां कोस थीटा दे देंगे, दूसरी एक्सिस पर साइन थीटा दे देंगे। चलिए यहाँ तक बात समझ आ गई। तो अब इनको कह देते हैं कंपोनेंट्स। अब एक्चुअल में कोस थीटा की जो मैक्सिमम वैल्यू हो सकती है, जो मैथ्स वाले बच्चे हैं उनको पता होगा कि कोस थीटा की मैक्सिमम वैल्यू 1 हो सकती है। कोस थीटा की 1 से ज्यादा कभी कोई वैल्यू आ ही नहीं सकती, मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है, 1। और जब कोस थीटा की मैक्सिमम वैल्यू 1 है तो थीटा इज इक्वल टू कितना होगा, 0 डिग्री। सही है, इसका मतलब है कि अगर मैं यहाँ पर पुट कर दूं, है ना, कोस थीटा की वैल्यू 1, तो कंपोनेंट का मैग्नीट्यूड यानी कि कंपोनेंट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ए। तो ए का जो मैग्नीट्यूड है वो कितना आ गया, ए का जो कंपोनेंट है वो कितना आ गया, ए के इक्वल। सही है, तो एक्चुअल में होगा क्या कि जो कंपोनेंट है वो या तो खुद के इक्वल हो सकता है या उस वेक्टर से छोटा होगा हमेशा। क्यों? क्योंकि कोस थीटा की वैल्यू या तो 1 होगी, और जब 1 है तो कितना आ रहा है, ए, यानी कि इक्वल टू, या कोस थीटा की वैल्यू 1 से कम होगी, और अगर 1 से कम होगी तो ये पूरी क्वांटिटी क्या हो जाएगी, छोटी हो जाएगी। सही है, तो जो कंपोनेंट है वो खुद वेक्टर के मैग्नीट्यूड के इक्वल आ सकता है या उससे कम आ सकता है, ज्यादा कभी नहीं आएगा। ठीक है, अब देखते हैं चारों बातें। क्या लिखा है कि ऑलवेज लेस देन इट्स मैग्नीट्यूड, हमेशा छोटा होगा कंपोनेंट जो है वेक्टर से, हमेशा छोटा होगा। तो ये गलत है, हमेशा छोटा नहीं होगा, इक्वल्स टू भी हो सकता है। सही है, इक्वल्स टू कब होगा, जब थीटा की वैल्यू 0 होगी। ठीक है, चलिए तो इसका मतलब ए ऑप्शन गलत। बी ऑप्शन ऑलवेज ग्रेटर देन इट्स मैग्नीट्यूड, अभी बताया है कि कंपोनेंट कभी भी
वेक्टर के मैग्नीट्यूड से बड़ा नहीं हो सकता, तो बी भी गलत, क्योंकि ये क्या है कि बड़ा होगा, नहीं होगा। सी ऑप्शन ऑलवेज इक्वल टू मैग्नीट्यूड, हमेशा मैग्नीट्यूड के इक्वल होगा, कंपोनेंट जो है वेक्टर के मैग्नीट्यूड के इक्वल होगा हमेशा, ये भी गलत है, हमेशा इक्वल टू नहीं होगा, छोटा या इक्वल टू दोनों हो सकता है। अगर यहां होता कि इट इज पॉसिबल टू इक्वल टू मैग्नीट्यूड तो सही होता, पॉसिबिलिटी है लेकिन हमेशा होगा, ये गलत है, तो ये भी गलत। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? नन ऑफ द एबव या नन ऑफ दीज। क्लियर हुई बात? जल्दी से देख लीजिए क्वेश्चन को, कॉपी कर लीजिए, फिर क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। अब अगर हम क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 5 में कहा जा रहा है कि ए वेक्टर, जो दो वेक्टर है ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, ए वेक्टर जो है वो वर्टिकली अपवर्ड है यानी कि ऊपर की तरफ है, और बी वेक्टर जो है वो नॉर्थ डायरेक्शन में है। सही है? तो बताना है कि ए क्रॉस बी की डायरेक्शन क्या होगी। 4 ऑप्शंस आपके पास है, ठीक है, चलिए देख लेते हैं। तो सबसे पहले तो यहां डायरेक्शन मेंशन कर लेते हैं, ये क्या होती है? ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ एंड साउथ। चलिए अब कहा जा रहा है, अच्छा एक चीज और, कि ए क्रॉस बी की डायरेक्शन फाइंड आउट करने के लिए हमें राइट हैंड थंब रूल पता होना चाहिए। ये राइट हैंड थंब रूल वो नहीं है जो आपने क्लास 10th में पढ़ा है मैग्नेटिक्स का, यहाँ वेक्टर के लिए है लगभग वैसा ही, थोड़ा सा चेंज है। समझते हैं कैसे करेंगे, देखो सबसे पहले ए कहाँ होगा? ए होगा इधर, ठीक है, वर्टिकली अपवर्ड, तो इसको मैं अपवर्ड मान लूं, है ना। थोड़ा 3D में एज्यूम करने की कोशिश करो, क्योंकि ये प्लेन ऐसे रखा होगा, है ना, जब ये ऐसे रखा होगा तो ये मार्कर कहाँ चला जाएगा? ऊपर की तरफ, तो मैं ऐसे मान रहा हूँ अभी, ठीक है। ये अपवर्ड डायरेक्शन है, ये ईस्ट, ये वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, ठीक है। चलिए अब या तो आप ऐसे समझ लो, है ना, या इसको समझना थोड़ा सा मुश्किल है ना, 3D में एज्यूम करना थोड़ा सा मुश्किल है, तो एक और तरीका है, वर्टिकली अपवर्ड एंड डाउनवर्ड डायरेक्शन को हम जेड एक्सिस मानते हैं, तो वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन को हम कहते हैं पॉजिटिव जेड। क्या कहते हैं? पॉजिटिव जेड एक्सिस। और पॉजिटिव जेड के लिए यूज होता है के कैप, है ना। पहले इस मेथड से समझा देता हूं, फिर ये भी समझाऊंगा। और नॉर्थ डायरेक्शन आती है वाई एक्सिस में, इसको, और पॉजिटिव वाई है तो जे कैप कह देंगे। सही है। अब हमसे क्या पूछा है? ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी बोले तो के क्रॉस जे, के कैप क्रॉस जे कैप। चलिए अब के कैप क्रॉस जे कैप अगर मैं देखूंगा तो ये वाला सर्किल आपको पता होगा क्या होता है? आई जे एंड के। क्या कर रहा हूं मैं? के क्रॉस जे, के क्रॉस जे, हमें हमेशा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाना होता है, तो पॉजिटिव आती है क्वांटिटीज, अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाएंगे तो नेगेटिव आएंगी। तो हम जाए के से जे की तरफ, है ना, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो क्या मिलेगा? आई कैप, लेकिन कैसा? नेगेटिव का, माइनस आई कैप। माइनस आई कैप माने नेगेटिव एक्स एक्सिस, नेगेटिव एक्स एक्सिस किधर है? वेस्ट में, है ना, नेगेटिव एक्स एक्सिस ये होगी, तो हमारा आंसर क्या होगा? अलोंग वेस्ट। जिन बच्चों को समझ आ गया बहुत अच्छी बात है, जिनको समझ नहीं आया वो राइट हैंड थंब रूल से भी समझ लो। इस डायरेक्शन को मैं मान के चल रहा हूं वर्टिकली अपवर्ड, ठीक है। अब मैं अपना राइट हैंड इस हिसाब से प्लेस कर पाऊंगा कि मेरी फिंगर्स ए वेक्टर से बी वेक्टर यानी कि वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन से नॉर्थ डायरेक्शन में जाएं। तो वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन ये है और नॉर्थ में जानी चाहिए, मतलब ये डायरेक्शन है ना। तो मैं इस तरीके से ही तो कर पाऊंगा, ऐसे तो नहीं करवा सकता, है ना, क्योंकि ये तो वर्टिकली इनवर्ड से नॉर्थ डायरेक्शन में आ रही है, मुझे जाना है वर्टिकली अपवर्ड से, मतलब ऐसे, ठीक है। तो मैंने फिंगर्स को यहाँ प्लेस कराया और मुझे नॉर्थ में लेकर के जाना है, तो मुझे थंब ऐसे ही रखना होगा। अब मेरा थंब किधर है? वेस्ट डायरेक्शन में, इसका मतलब ए क्रॉस बी किधर आएगा? वेस्ट डायरेक्शन में। तो आप ऐसे भी देख सकते हो, थोड़ा सा यार 3D में एज्यूम करना मुश्किल हो पा रहा है, इसलिए मैंने आपको आईजे के कैप से की हेल्प से आपको बता दिया है। सही है, मुझे लगता है दोनों मेथड आपको क्लियर हो गए होंगे, अगर दोनों नहीं हुए तो एक तो क्लियर हो ही गया होगा, है ना, एक मेथड क्लियर होना चाहिए क्वेश्चन होने के लिए। बाकी अगर कोई डाउट बचा है तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए और जल्दी से इस क्वेश्चन को कॉपी कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ मूव करने से पहले मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहूंगा। अभी ये चैप्टर इस वीक एंड हो जाएगा और इस अपकमिंग वीक में हम नया चैप्टर शुरू करेंगे काइनेमेटिक्स वाला, जिसमें हम पूरा रेस्ट एंड मोशन के बारे में डिस्कस करेंगे। उस चैप्टर में मैक्सिमम बच्चों को एक टॉपिक में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है जिसको हम कहते हैं रिलेटिव वेलोसिटी। रिलेटिव वेलोसिटी कौन सा, है ना, जैसे आपने सुना होगा रेनमैन प्रॉब्लम, रेन अम्ब्रेला प्रॉब्लम, रिवर वॉट प्रॉब्लम, वो सब प्रॉब्लम्स जो है
है ना, उसमें बच्चों को काफी प्रॉब्लम रहती है। तो मैंने अपकमिंग संडे एक क्लास ऑर्गेनाइज की है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर, जो कि यूट्यूब से अलग किसी प्लेटफॉर्म पर होगी, वो मैं आपको शेयर कर दूंगा क्या प्लेटफॉर्म रहेगा। अगर आप उस क्लास को लेने में इंटरेस्टेड है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने गूगल फॉर्म की लिंक शेयर की है, आप वो गूगल फॉर्म फिल कर दीजिए ताकि आपकी इंफॉर्मेशन मेरे पास आ सके और मैं आपको टाइमली इन क्लास के बारे में इन्फॉर्म कर पाऊं और ऑनलाइन आपको लिंक प्रोवाइड करवा पाऊं। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ मूव करते हैं। अब अगर मैं क्वेश्चन नंबर 6 की बात करूं, क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कहा जा रहा है, हमें रेडियस दी गई है एक सर्किल की जो कि है 2.12 सेंटीमीटर और हमसे एरिया पूछा है ना। बच्चे कहेंगे कि सर क्या बच्चों वाला क्वेश्चन दे दिया एचसी वर्मा सर ने, तो ये बच्चों वाला क्वेश्चन नहीं है ना। सिंपली यहाँ पर एरिया फाइंड आउट नहीं करना है आपको, साथ में सिग्निफिकेंट फिगर का भी ध्यान रखना है। इस टाइप के क्वेश्चन हम एक्सरसाइज में भी ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। जिन बच्चों ने हमारी प्रीवियस वीडियो देखी है उन लोगों को पता होगा कि इस टाइप के क्वेश्चन कैसे सोल्व किए जाते हैं। अगर आपको भी पता है तो वीडियो पॉज करके क्वेश्चन को सोल्व करना स्टार्ट कीजिए, लास्ट में आंसर मैच कर देंगे। और अगर नहीं पता है तो जल्दी से देखते हैं कैसे करते हैं इस टाइप के क्वेश्चन। देखो सबसे पहले तो एरिया पूछा है, तो एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। पाई की वैल्यू कितनी है 3.14, आर इज 2.12 इंटू 2.12। इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, इन सबकी मल्टीप्लाई करके आएगा हमारे पास 14.112416 और इसका सबसे क्लोज ऑप्शन ये है डी, जबकि ये सही ऑप्शन नहीं है। तो सही ऑप्शन क्या होगा, तो देखो हमने क्या है यहाँ पर मल्टीप्लाई, और मल्टीप्लाई करते समय हमें सिग्निफिकेंट फिगर्स का भी ध्यान रखना होता है। हमारे हर एक नंबर में कितने सिग्निफिकेंट फिगर है, इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है और इसमें भी 3 है। हर एक नंबर में कितने हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स 3 है। और आप लोगों को पता है कि हमें अपने आंसर में उतने ही सिग्निफिकेंट फिगर्स चाहिए होते हैं जितने कि क्वेश्चन के अंदर सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर्स है। अगर इसमें कोई ऐसा नंबर होता है जिसमें एक ही सिग्निफिकेंट फिगर होता तो हमारे आंसर में भी एक ही सिग्निफिकेंट फिगर आना चाहिए था, बाकी को राउंड ऑफ कर देते। ठीक है, तो अब हमारे आंसर में कितनी सिग्निफिकेंट फिगर्स होनी चाहिए 3, यानी कि यहाँ तक। इट मींस कि इससे आगे के सभी डिजिट्स को हमें क्या करना होगा, राउंड ऑफ करना होगा। तो राउंड ऑफ कैसे करते हैं मैं ऑलरेडी बता चुका हूं कि जिसको राउंड ऑफ करना है वो देखेंगे, वो कितना है 1 है तो 5 से छोटा है, 5 से छोटा है तो प्रीवियस डिजिट्स एज इट इज रह जाएंगी, और अगर 5 से बड़ा होता तो इसको 1 राइज कर देते तो ये 14.2 हो जाता। लेकिन अभी जो राउंड ऑफ किया है, राउंड ऑफ किसको किया है हमने 1 को राउंड ऑफ किया है तो कितना आ गया 14.1। यूनिट क्या आएगी सेंटीमीटर स्क्वायर। कौन सा ऑप्शन सही है, सो बी ऑप्शन इज करेक्ट। जल्दी से देखें और बताइए किसी क्वेश्चन में कोई डाउट, अगर नहीं है तो जल्दी से क्वेश्चन को नोट डाउन कर लीजिए, और अगर कोई डाउट है तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए सो दैट कि मैं आपके डाउट्स का सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करवा पाऊं। इसी के साथ आज के ऑब्जेक्टिव 1 हमने कवर कर लिए हैं। अब अपनी नेक्स्ट वीडियो में हम ऑब्जेक्टिव 2 कवर करेंगे। जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक करके फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए।